आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर रोया था और उसने ज्योति मौर्य पे एलिगेशंस लगाए। पिछले 4 सालों से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद चल रहा था। मौर्य पे फुल गालियां निकाली। वाले पति की तरह बीवी गवाओगे। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये पूरा मामला मेनली 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। नंबर 1 एसडीएम ज्योति मौर्य, नंबर 2 मनीष दुबे, नंबर 3 आलोक मौर्य। ये पूरा मामला सुर्खियों में तब आया था जब आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर रोया था और उसने ज्योति मौर्य पे एलिगेशंस लगाए थे कि ज्योति मौर्य का अफेयर है मनीष दुबे के साथ। उसने अपनी जरूरतों को त्याग करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया और उसे एसडीएम बनाया, लेकिन ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही उसे धोखा दे बैठी। लेकिन ये पूरा मामला कुछ और है। पिछले 4 सालों से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद चल रहा था। आलोक मौर्य का मीडिया में आना और रोने से पहले ज्योति मौर्य ने ऑलरेडी कोर्ट में आलोक मौर्य से डाइवोर्स के लिए अर्जी दाखिल कर चुकी थी। ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से साल 2010 में हुई थी। ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली थी। ज्योति मौर्य एसडीएम होने से पहले 2 साल टीचर की नौकरी भी कर चुकी थी और उन्होंने साल 2016 में पीसीएस की परीक्षा पास की। इस बीच साल 2015 में उनकी 2 जुड़वा बेटियां भी हुई। ज्योति मौर्य इस समय बरेली की चीनी मिल में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात है। दोनों जुड़वा बेटियां फिलहाल ज्योति के साथ रह रही। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, असल मुद्दा वहीं से शुरू हो गया था जब ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स की अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर इल्जाम लगाया कि उनका मनीष दुबे के साथ अफेयर है और ये लोग साल 2020 में एफबी के जरिए मिले थे। मैं इल्जाम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। मनीष दुबे का पोस्टिंग था गाजियाबाद में एज होमगार्ड कमांडेंट और इंटरनल इंक्वायरी ने डिपार्टमेंट का इमेज खराब करने के मामले में अभी के लिए मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर यह भी इल्जाम लगाया था कि दोनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था। यहीं पर डीजी होमगार्ड विजय मौर्य ने कहा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता बिना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किए हुए, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशंस है। अब आती है बारी दूसरी पार्टी के एलिगेशंस की, मतलब ज्योति मौर्य की, जो कि न्यूज में बहुत कम फ्लैश किया गया है। ज्योति मौर्य और उसके फैमिली वाले ने आलोक मौर्य और उसके फैमिली पर यह एलिगेशंस लगाया कि आलोक मौर्य और उसकी फैमिली ने ज्योति मौर्य से झूठ बोलकर शादी की। शादी से पहले आलोक मौर्य और उसकी फैमिली का कहना था कि आलोक मौर्य यूपी ग्राम पंचायत में अधिकारी हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि आलोक मौर्य यूपी ग्राम पंचायत में अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी है और उनका कहना था तब भी इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ज्योति मौर्य आगे कहती है कि आलोक मौर्य अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं सफाई कर्मी हूँ, इसलिए ज्योति मौर्य मुझसे अलग होना चाहती हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। सच्चाई यह है कि आलोक और उसके परिवार ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की तो की, उसके साथ साथ ये लोग मुझे तंग करते थे दहेज के लिए भी, और इसके लिए मैंने दहेज का केस इन पर पहले से कर रखा है। आलोक मौर्य और उसके परिवार वाले मुझसे 50 लाख रुपया रकम, घर और गाड़ी की मांग करते थे। इससे एक चीज तो क्लियर है, ये मामला सिर्फ अफेयर तक का नहीं है और ना ही ये मामला एक तरफा है। कह लो आपकी इसमें दोनों पार्टी और उनके फैमिली वाले एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। किसके एलिगेशंस पूरी तरह से सही है और किसके नहीं, ये अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है और इस पर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता लग पाएगा कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अगर आप इस केस को एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखो तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ये कि आलोक मौर्य ने सच में ज्योति मौर्य और उसके परिवार वाले से झूठ बोलकर शादी की, जो कि अक्सर सोसाइटी और उसके बनाए हुए मैरिज सिस्टम में होता भी है। आलोक मौर्य और उनके परिवार वाले उन पे कार्रवाई ना हो, उससे बचने के लिए हो सकता है ज्योति मौर्य पे फेक एलिगेशंस लगाया होगा और अगर ये पॉसिबिलिटी सही होता है तो आलोक मौर्य पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आलोक मौर्य सच में निर्दोष हो और ज्योति मौर्य ने उस पे एलिगेशंस लगाए होंगे झूठ, अपने अफेयर को छुपाने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम किसी को भी दोषी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, सबसे परेशान करने वाली जो चीज थी वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही न्यूज चैनल्स वालों ने ये न्यूज फ्लैश किया, लोगों ने स्टोरी के एक साइड को सुन करके ज्योति मौर्य पे फुल गालियां निकाल दी, कंप्लीट जज किया, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो कैरेक्टर लेस है, ऐसे है, औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए। और मामला यही तक नहीं था, ट्रोल तो ट्रोल, एक महिला के आधार पर पूरी की पूरी महिला कम्युनिटी को जज किया जाने लगा। इस केस में कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी कितनी घिनौनी है खासकर महिलाओं को लेकर, ये एक बार फिर से देखने को मिला। उन सारे लेजेंड्स को फिर से बोलने का ये मौका मिला कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको तो घर में रखना चाहिए, जो एक्चुअल में ये बिलीफ रखते हैं। उनको मानो एक मौका मिल गया वुमेन की एम्पावरमेंट को रोकने का, उनकी पढ़ाई को छुड़वाने का, उनको अपने कैद में लेने का। मैं पूछता हूँ ऐसे लोगों से, सवाल करता हूँ, मेरे डैड की जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, नेवर। फिर मैंने आयशा को अलाउ किया, बिजनेस चलाया। तुमने आयशा को अलाउ किया, यस, और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों? You know what I mean? No, I don't know what you mean. जब तुम किसी को अलाउ करते हो, तुम अपने आप को एक अथॉरिटी, एक कंट्रोल की पोजीशन में डालते हो और ये बराबरी नहीं है। और जाहिर सी बात है, भगवान ने दोनों को इंसान ही बनाया, तो इंसान है तो इक्वल फ्रीडम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कोई भी एक कॉमन सेंस वाले इंसान समझ सकता है, लेकिन इनको कौन समझाए? भगवान तो भगवान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी मेल एंड फीमेल को इक्वल राइट्स मिला है। ना तो तुमने लड़कियों को मैन्युफैक्चर किया है और ना तुम उसके मालिक हो। सजा मांगना है
और ट्रोल करना है तो जो सच में गुनहगार है उसको ट्रोल करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा जस्टिस है कि गुनहगार अगर मेल हो तो चुप, और अगर गलती से कोई एक महिला निकल गई तो सब उस पर मीम्स बनाने लग गए हैं। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसडीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी। और कुछ मर्दों ने अपनी अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाई भी। सर बताते हैं कि हमारे यहाँ से बीपीएससी के बैच से लगभग 93 महिलाओं के पति आए और उनको लेकर चले गए थे। हम समझाए उनको, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये धर्मेंद्र भाभी को लेके कहाँ से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पर तो एसडीएम बनने के बाद दूसरा के साथ भाग जाए। इस हिसाब से जितने रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, दुनिया में 95% बलात्कार पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। पागल, या तो तुम पागल हो या ढोंगी हो या खुद भी बलात्कारी हो। राह चलते सारे मर्दों को रेपिस्ट घोषित कर देना चाहिए। क्या ये जस्टिस कहलाएगा? राइटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 20 मिलियन कॉमर्शियल प्रोस्टिट्यूट है इंडिया में, जिनमें से 16 मिलियन वुमेन को जबरदस्ती सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है। क्या इस पे किसी ने आवाज उठाया, इसको मुद्दा बनाया? क्या किसी न्यूज चैनल पे ये मुद्दा फ्लैश हुआ? G20 कंट्री में इंडिया वुमेन के लिए सबसे खतरनाक कंट्री है। क्या किसी न्यूज चैनल वाले ने इसको बार बार फ्लैश किया? अभी तक जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट के केस सामने आए हैं, ये कोई परिवार वाले होते हैं, विक्टिम के बहुत ही करीब का या नोन का लोग होता है। फिर किसी ने आवाज उठाया, इस पे पूरी मेल कम्युनिटी को ब्लेम किया गया। सिर्फ साल 2022 में 6,900 औरतों ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करवाया है। 2001 से 2018 के बीच 53% से डोमेस्टिक वायलेंस का केस इंक्रीज हुआ है। एक आलोक मौर्य के साथ नाइंसाफी हुआ तो इतने लोगों ने आवाज उठाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने गंभीर मुद्दे पे आप लोग आवाज जरूर उठाओगे। औरतों को एक्सेस टू एजुकेशन ना मिले, ऐसे लोगों ने इस मुद्दे को वायरल किया, उनका तो समझ आता है वो बहुत नीच सोच के व्यक्ति है। लेकिन आज का युवा अगर ऐसा करता है, एक केस की बदौलत पूरी वुमेन कम्युनिटी को टारगेट करता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे संविधान में सजा गुनहगारों के लिए बना है, ना कि उसके जाति, धर्म और लिंग देख करके। मलाला जैसी आयरन लेडी ने लड़कियों के एजुकेशनल राइट के लिए छोटी सी उम्र में गोली तक खाई। पॉइंट ये है कि हमें इन मामलों को कैसे देखना चाहिए और इस पर कुछ भी कहने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें देखिए कोई भी दो राय नहीं है। कोई भी शख्स उस इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के बाद अगर भूल जाता है जिसने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया, नो मैटर अगर वो उसके लाइफ पार्टनर है या फिर दोस्त है या परिवार में से कोई भी लोग है, तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है, बशर्ते उसका सपोर्ट अनकंडीशनल हो। ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो उसको एहसान दिखा रहा हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए बदले में ये करो, तब वो सपोर्ट नहीं, एक तरह का सौदा कह सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले भी बोला, ऐसे मामलों को आदमी औरत की नज़र से देखने की बजाय हमें यूँ समझना चाहिए ऐसी धोखेबाजी इंसान की फितरत है। ज्योति मौर्य वाला मामला तो एक मामला सामने आया है, मर्दों की बेवफाई और किस्सों से तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है, मगर ज्योति के मामले में कि हम ऐसे रिएक्ट करें जैसे जीवन साथी का अफेयर का ये पहला मामला सामने आया है। आम आदमी को तो छोड़ो, आप बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक देखिए, पॉलिटिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में देखिए, ऐसे कितने मामले आपको मिलेंगे। लेकिन क्या वहाँ मर्दों के खिलाफ ऐसे कैंपेन्स चले? क्या उनके फिल्मों, उनके खेल को या उनकी इज्जत में उनके अफेयर की वजह से कोई कमी आई? इतने नेता अभिनेता ऐसे हैं जिनके दो बीवियां हैं, वो भी कोई चोरी छिपा कर नहीं, लीगली वेरीफाइड तरीके से। मगर क्या लोगों ने उनकी इज्जत कम कर दी? लेकिन आप एक भी ऐसा मामला बता दो जिनमें एक सक्सेसफुल वुमेन का दो पति है और समाज ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया हो। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, आदमी बाहर जाता है, अफेयर करता है तो चलेगा क्योंकि वो कमाता है। और यही वजह है आदमी बेखौफ होकर बेवफाई कर रहा है और दो शादियां कर रहा है, तीन शादियां कर रहा है। लेकिन अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट होकर, पावरफुल होकर ऐसा काम करती है, हम इशू बनाते हैं, मीम बनाते हैं, और सबसे पहले यही मर्द उठते हैं जिनकी कई अफेयर होंगी ऑफिस में और पता नहीं कहाँ। अब जाने माने सेल्फ हेल्प बुक थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, हर इंसान लालच और सेक्सुअल ड्राइव के वश में है तब तक जब तक कि वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से इससे ऊपर ना उठ जाए। औरतें बस अपनी ऐसी फीलिंग्स को दबा लेती हैं क्योंकि आज भी वो मर्दों के कंपेयर में कम इंडिपेंडेंट हैं। इसी केस में ज्योति मौर्य पे तो आपने पॉइंट आउट किया, अफेयर को लेकर इशू बनाया। उसका दूसरा पहलू था मनीष दुबे। तो उस वक्त मनीष दुबे को ये किसी ने कहा कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, उसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अब देखो पढ़ लिख करके दूसरी शहर जा रहा है, दूसरी जगह पोस्टिंग मिल रहा है तो दूसरी औरतों के साथ अफेयर कर रहा है। उसको तो किसी ने उछाला ही तक नहीं। उछालना था तो दोनों को उछालना था, क्रिटिसाइज करना था तो दोनों को क्रिटिसाइज करना था, अगर पढ़ाई पे ब्लेम करना था तो दोनों की पढ़ाई पे ब्लेम करना था, क्योंकि मोरल यहाँ पे एक ने तो नहीं किया, दोनों ने मिलकर कमिट किया। हिसाब सबका बराबर होना चाहिए, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए, वरना किसी दूसरे का निजी मामला हमारे लिए मीम्स मटेरियल, फन इंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ है भी नहीं।
हमें बस एक मौका चाहिए होता है दूसरों के घर के निजी मामला में दखल अंदाजी करने का, और जब भी बिग बॉस जैसा शो इतना कामयाब है हमारे देश में। आई एम 110% श्योर हम सब के घर में कोई पैसों की तंगी से जूझ रहा होगा, तो किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होगी, तो किसी के घर में हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे। बेहतर होगा हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दूसरों के घर में झांकने से अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाएगी। इसी पर भी उंगली उठाने से पहले एक बार मिरर में ये देख ले कि आपने किसी लड़की को जीवन में छेड़ा है या नहीं, आपने अपनी वाइफ पे थप्पड़ उठाया है या नहीं।